हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग अकाउंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं हमारे पूरे अकाउंटिंग सिस्टम को। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लेते हैं कि इंडिया की कंपनी को एक यूके की कंपनी से क्या करना है, फंड रेज करना है। अब यूके की कंपनी अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगी तो वो क्या करेगी, जो कंपनी है जो फंड रेज चाहती है उसकी पूरे के पूरे स्टेटमेंट का वो क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अब अगर अकाउंटिंग सिस्टम अलग होगा, अगर वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते होंगे, अगर इंडिया में डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं तो इससे क्या होती है, एम्बिगिटी आ जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं हो सकती है। तो अकाउंटिंग सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या किए गए थे, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। तो कहीं पे भी जाएंगे तो उसे क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि ये प्रिंसिपल सभी जगह पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए अब इसकी हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन और द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग कॉमनली अडॉप्टेड व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो क्या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होंगे ये क्या होंगे, रूल्स होंगे, मेथड्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, जिसको आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए बेसिकली ये जो हमारा ट्री डायग्राम है ये बताता है कि हमारे पास कितनी तरह के क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब जो गैप होता है इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा आपके पास प्रिंसिपल, दूसरा वाला आपके पास होगा कन्वेंशन। सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल्स हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट और रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग स्टडी करते हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये एग्जामिनेशन में थ्योरी क्वेश्चंस में आ जाए। तो देखिए जो पहला वाला कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग स्टडी करने के लिए जाने वाले हैं इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अभी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो बिजनेस है और जो बिजनेस ओनर है दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम लोग बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट अकाउंट को मेंटेन करते हैं। तो यही लिखा है इसमें, द अकाउंट्स आर केप्ट फॉर द बिजनेस एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बिजनेस ओनर से क्या करेंगे, अलग रखते हैं और उसके लिए सेपरेट अकाउंट्स को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होगा कि जो बिजनेस ओनर के जो पर्सनल अफेयर्स है, कि जो भी उसने ट्रांजेक्शन किया है उसे आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। कि मतलब है कि जो बिजनेसमैन ने जितना भी पैसा लगाया है बिजनेस में वो कभी ना कभी बिजनेस को क्या करना होगा, चुकाना होगा, किसको, बिजनेसमैन को। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि जब भी क्या करेगा, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को क्या करता है, बिजनेस से लेता है, तो उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, ड्रॉइंग ट्रीट करते हैं, कि उसने अपना कैपिटल उतने से क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है। आई होप इतना क्लियर होगा। इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है कि जो बिजनेस और बिजनेस ओनर के ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग ट्रीट करते हैं। तो जो मैनिपुलेशन की प्रोबेबिलिटी होती है ऑनर के बिजनेस ट्रांजेक्शन से, वो हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस ओनर है वो बहुत रिच है, बहुत वेल्दी है, और अगर बिजनेस को क्या करना होगा, अच्छा बनाना होगा, तो वो अपने ट्रांजेक्शन को क्या कर लेगा, इंक्लूड कर लेगा। इसी का वाइस वर्सा केस होगा कि कभी उसे टैक्स बचाना होगा, बिजनेस को डाउनफॉल दिखाना होगा, लॉस दिखाना होगा, तो अपने लॉसेस के ट्रांजेक्शन सेट कर देगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो भी आपका बिजनेस है उसकी रियल पिक्चर पता नहीं चल पाएगी। इसलिए हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं सेकेंड प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल का नाम है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो गोइंग कंसर्न
मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, यूज होता है। तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर में क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम के लिए चलने वाला है और अभी के सिनारियो में हमें बिजनेस को बंद करने का कोई भी प्लान नहीं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू करता रहेगा फोर्सिएबल फ्यूचर तक, जहां तक हम लोग देख सकते हैं वहां तक हमारा बिजनेस को बंद करने का कोई भी प्लान नहीं। प्रिंसिपल पता होना अच्छी बात है, बट इसका इंपैक्ट पता होना ज्यादा जरूरी है। तो इसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है कि जो भी हम फिक्स एसेट परचेज कर पाते हैं वो हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमें बिजनेस को क्या करना है, लंबे समय तक चलाना है। आई होप इतना क्लियर होगा। क्योंकि फिक्स एसेट का कैलकुलेशन ही इसलिए होता है कि हम बिजनेस को क्या करने वाले हैं, लंबे समय तक चलाने वाले। अगर बिजनेस को बंद करने का प्लान होगा तो फिक्स एसेट परचेज करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद होता है दूसरा डेप्रिसिएशन। तो जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो भी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो पहले देखते हैं वो जनरल डेफिनेशन जो चलती है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एसेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूजेस एंड वियर एंड टियर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एक और जो रैशनल डेफिनेशन है वो ये बोलती है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट थ्रू आउट इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये ज्यादा लॉजिकल होती है। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे फिक्स एसेट की कॉस्ट होगी इसे हम लोग क्या करते हैं, यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देते हैं इक्वली। आई होप इतना क्लियर होगा। तो पहला तो हम फिक्स एसेट परचेस करते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। हम डेप्रिसिएशन लगा पाते हैं, इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि हम किसको फॉलो करते हैं, गोइंग कंसर्न। तो देखिए फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं डिफर्ड कॉस्ट पे। तो डिफर्ड कॉस्ट का मतलब है कि वो जो एक्सपेंसेस है वो तो हमें एक पर्टिकुलर ईयर में क्या हो गए हैं, इनक्योर हो गए, बट उसका जो बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर में लंबे समय तक मिलने वाले। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा कॉस्ट होगी, जो हमने लमसम कॉस्ट पे की है, इसे हम लोग उतने ईयर्स में डिवाइड कर देंगे जितने ईयर्स में हम लोग बेनिफिट्स को क्या करने वाले हैं, रिसीव करने वाले। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कॉस्ट होगी उसे उतने ईयर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे जब तक हमें क्या करने वाले हैं, बेनिफिट्स मिलने वाले। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हम लोग हमारी कॉस्ट को डिवाइड ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो हमारा बिजनेस का अजम्पशन होगा वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में होगा। जब हमें पता है कि बिजनेस को हमें बंद करना है तो हम इतने सारे एक्सपेंसेस करेंगे ही क्यों। फिर इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में एक्सपेंसेस को पे करना, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास, प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम लोग प्रीपेड क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें बिजनेस को लंबे समय तक कंटिन्यूएशन में रखना है। अगर बिजनेस को बंद करने का प्लान होगा तो कौन प्रीपेड एक्सपेंस करेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। तो जैसा कि हमने गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल में देखा था कि जो हमारा बिजनेस है वो इनफाइनाइट टाइम तक क्या रहेगा, कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। बट अब बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करना होगा, मुझे फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होगी, मुझे मेरी फाइनेंशियल एफिशिएंसी देखनी होगी। ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये सारे डिसीजंस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस की जो इनफाइनाइट लाइफ है, इसे हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड कर देते हैं और वो पर्टिकुलर पीरियड का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे और बाकी डिसीजंस करेंगे। तो हमने क्या किया, बिजनेस के इनफाइनाइट लाइफ को हमने क्या किया, पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइड कर दिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। अब जो ये अकाउंटिंग पीरियड है ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रखना चाहें, या हम लोग इसे कैलेंडर ईयर भी कर सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। बट जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो फिक्स टाइम पीरियड का होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसके अंदर और क्या गिवन है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद या रेगुलर इंटरवल के बाद रिपोर्ट करना जरूरी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है। एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोग इनकम देख सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं, जिससे हमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं जिसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि इसके अंदर वही ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसे हम लोग मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम लोग क्या करेंगे, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में करेंगे। ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। वो ट्रांजैक्शन
जिसे हम लोग मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी एंट्री हम लोग हमारे अकाउंट्स में नहीं करने वाले। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है अकाउंटिंग सिस्टम का, कि हम लोग क्या करते हैं, बस वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम लोग किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, उसके आपके पास क्या होंगे, दो साइड होंगे। एक आपका डेबिट साइड होगा, दूसरा आपके पास कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। और अल्टीमेटली जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे। पहला वाला वो जो बेनिफिट को क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। दूसरा वाला कौन, जो बेनिफिट्स को क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आई होप इतना क्लियर होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट में और क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन की क्या होगी, डबल एंट्री होगी, जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक होगा आपके पास रिसीविंग वाला अकाउंट जिसे हम लोग डेबिट करते हैं, दूसरा वाला होगा गिविंग अकाउंट जिसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यही लिखा है कि जो डेबिट है उसी के बराबर का क्या होना चाहिए, इक्वल, और करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए। और इसी का वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसके इक्वल अमाउंट का और करस्पॉन्डिंग अमाउंट का क्या होना चाहिए, एक डेबिट ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए। तो ये हमारा कौन सा एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, आइदर वो एसेट्स का होगा या लायबिलिटी का होगा, उसे हम लोग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट या हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन पे ही क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड करने वाले। और आसान शब्दों में फर्स्ट टाइम वर्केबल बनाने के लिए किसी एसेट के लिए, तो अगर हम लोग एसेट की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम एसेट को वर्केबल बनाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो हमारे लिए कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो जितने समय तक वो एसेट हमारी अकाउंटिंग बुक्स में रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो कौन सी कॉस्ट रहेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू कैसे चेंज होती जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ क्या ऐड करते जाते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और उसके बाद ग्रेजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। बट जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट रहेगी डेप्रिसिएशन को प्लस करके, वो आपकी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है इसका कि हम लोग क्या करते हैं, रैशनैलिटी लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी लेके आते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो हमारा जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कोई एसेट हो सकता है कि जो हमने एक्वायर किया था उसकी प्राइस उस समय 20 लाख थी, अभी उसकी जो प्राइस हो गई है वो 50 लाख हो गई है। तो अगर हम मार्केट प्राइस पे एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारे लिए क्या दिखाएगा, 30 लाख क्या दिखा देगा, प्रॉफिट दिखा देगा। जो हमारा पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, ये 30 लाख उसे क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। इसलिए हम लोग जो एसेट्स होगी या लाइबिलिटी होगी उसे हम लोग किस पे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए इसमें आगे और अब देखिए अब इसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो लिमिटेशन क्या होगी कि एसेट्स को हमेशा हम लोग किससे एसोसिएट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसलिए हम लोगों को एसेट की क्या होती है, जो ट्रू वर्थ है वो हमें पता नहीं चल पाती। दूसरा, जब हम इन्फ्लेशन वगैरह की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां पे क्या हो जाते हैं, इररिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमने यूज किया ही नहीं है। तो जो हमारी थर्ड लिमिटेशन होगी वो क्या होगी कि जो हमारी फिक्स एसेट की जो कॉस्ट होती है उसे भी हमें क्या करना होगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, भले ही वो उनकी जो पोजीशन है, जो कंडीशन है एसेट की, वो क्या होगी, बेहतर होगी। इसके बाद वो एसेट्स जिसके लिए हमने कोई पेमेंट नहीं किया होता उसकी हम एंट्री नहीं कर पाते। तो ये सारी क्या हो जाएगी, हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रिवेन्यू रियलाइजेशन पे। तो रिवेन्यू रियलाइजेशन का मतलब है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ये एज्यूम करें कि हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया है, रियलाइज किया। तो हम लोग ब्रॉडली बिजनेसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का, जो सेकंड बिजनेस होगा वो होगा आपके पास सर्विस इंडस्ट्री का। जब हम मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग की बात करते हैं तो गुड्स जब सेलर से बायर तक डिलीवर हो जाता है तब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू है वो क्या हो गया है, रियलाइज हो गया। जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री के केस में क्या होगा,
जैसे ही हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, वहां पे रेवेन्यू को क्या कर लिया है, रियलाइज कर लिया है। तो जो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये उसी में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे अर्न का क्या मतलब है कि गुड्स या तो डिलीवर हो गई है या सर्विस परफॉर्म कर गई है। रियलाइज का क्या मतलब है, या तो हमने कैश रिसीव कर लिया है या उसके इक्विवेलेंट में हमने कुछ और क्या कर लिया है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर लिया है, रेंडर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं रेवेन्यू। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रेवेन्यू का मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपने कैश एक्चुअल में रिसीव किया हो। अगर आपने सर्विस या गुड्स को प्रोवाइड कर दिया है तो भी आप उस केस में एज्यूम कर सकते हैं कि आपने रेवेन्यू को क्या कर लिया है, रियलाइज कर लिया। आई होप इतना क्लियर होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया होता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, उसे हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंडिचर से क्या करते हैं, मैच करते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है उसने अर्न किया है या नहीं किया। तो ये बेसिकली जो प्रिंसिपल होगा, ये कौन सा प्रिंसिपल है आपके पास, मैचिंग प्रिंसिपल। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होगा, इसके अंदर हम लोग हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, मैच करते हैं, तब हमें वहां से हमारी अर्निंग पता चलती है। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर किसी कारण से ये दोनों चीजें मैच नहीं होती है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, एडजस्टमेंट्स का। तो जो फाइनल अकाउंट पे आप लोग एडजस्टमेंट्स वगैरह देखते हैं, वो मैचिंग प्रिंसिपल्स के कारण ही आते हैं। तो एडजस्टमेंट के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस सेट करते हैं, आउटस्टैंडिंग करते हैं, एक्रूअल इनकम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय। तो एक्सपेंसेस वो सारी कॉस्ट जिसे आप क्या करते हैं, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए क्या करते हैं, खर्च करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस वो कॉस्ट जो क्या होती है, इनक्योर होती है रेवेन्यू को अर्न करने के पर्पज से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सपेंसेस। और मैचिंग प्रिंसिपल में हम लोग रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, मैच करते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाती है, अर्निंग। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल का मतलब है कि कब हम लोग हमारी जो इनकम है उसे क्या करेंगे, हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपके पास कैश बेसिस, दूसरा होता है आपके पास एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कि आप तभी इनकम कंसीडर करते हैं जब आप एक्चुअल में क्या करते हैं, कैश को रिसीव करते हैं। एक्रूअल का मतलब है जब आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तब आप क्या करेंगे, इनकम को अर्न कंसीडर कर लेंगे। तो देखो यही लिखा है यहाँ पे, ये भी जो एक्रूअल प्रिंसिपल है, इसका जो फोकस होगा वो भी किस पे होगा, आपके पास अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पे। जब हमारी सेल कंप्लीट हो जाती है, तब हम क्या कंसीडर करेंगे कि रेवेन्यू हमने क्या किया है, जनरेट कर लिया। एक्सपेंसेस भी जब हमने क्या किए हैं, रिकॉग्नाइज कर लिए हैं, भले ही हमने पेमेंट नहीं किया हो, बट उसे हम लोग हमारी बुक्स में क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ये कौन सा प्रिंसिपल हो गया है, एक्रूअल प्रिंसिपल। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। तो रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट का फोकस होता है कि जो भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है, उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, रिटर्न एविडेंस होना चाहिए। वो रिटर्न एविडेंस वाउचर्स के फॉर्म में हो सकता है, इनवॉइसेस के फॉर्म में हो सकता है, या बैंक स्टेटमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन में। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, ये कस्टम्स की तरह होते हैं कि जिसे फॉलो करने पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, बट आपको करना चाहिए, जिससे सैंक्टिटी इंक्रीज होगी। तो आपके पास यहाँ पे चार तरह के आपके पास कन्वेंशन है। सबसे पहला जो कन्वेंशन होता है वो होता है फुल डिस्क्लोजर का। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिव और मटेरियलिटी का। शुरुआत करते हैं हम लोग फुल डिस्क्लोजर से। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर फोकस करता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो क्या कर सकती है, इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए या डिस्क्लोज होना चाहिए, जिससे जो सैंक्टिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो इंक्रीज हो सके। दूसरा, जो आपका इन्वेस्टर है उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, जिसके बेसिस पे वो क्या कर सके, साउंड डिसीजन मेकिंग कर सके। तो यहां पे यही लिखा है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होना चाहिए, जो क्या कर सकती है, डिसीजन मेकिंग को चेंज कर सकती है। तो यहां पे यही लिखा है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में सारी इंफॉर्मेशन फुली एंड फेयरली क्या होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए, जिससे डिसीजन मेकिंग क्या हो सके, साउंड हो सके। तो ये आपके पास हो गया कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसके बाद हम लोग आते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। यहां पे जो हमारा फोकस है
वो प्रॉफिट पे ना होके फ्यूचर में होने वाले लॉसेस पे होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, कि हमेशा हम लोग बच के चलने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम लोग रिजर्व वगैरह बना के रखने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि फ्यूचर में ये हो सकता है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव का। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में हम हमेशा कॉशन से या सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हम लोग जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होने वाली है उसके लिए पहले से ही क्या करते हैं, अपनी सेफ गार्डिंग करके रखते हैं। तो अपने आप को सेफ करके रखते हैं, सिक्योर करके रखते हैं फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी के केसेस में। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एसेट्स और इनकम होती है इसे कभी भी हम लोग ओवर स्टेट नहीं करते। मतलब अगर प्रॉफिट जो भी मिनिमम हो रहा होगा हम लोग हमेशा उसी की एंट्री करेंगे। जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी को हम लोग कम नहीं लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग जो मैक्सिमम लायबिलिटी हमारी होगी उसकी एंट्री करें। अब इसके कारण क्या होगा, जो हमें लॉसेस होने वाले हैं, जो हमारे एंटिसिपेटेड लॉसेस है, जो हमें लग रहा है फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे, प्रोविजंस बना लेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं बैड डेट प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये सारी जो चीजें होती है ये हमें किसके कारण बना पाते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जब भी हम स्टॉक वगैरह का वैल्यूएशन करेंगे तो मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो दोनों में से जो भी कम होगा हम हमेशा उसी के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव का कन्वेंशन। अब हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद जो हमारा कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसके अंदर होता है कि जो भी अकाउंटिंग मेथड्स को हमने क्या किया है, यूज किया है, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए एक लंबे समय तक। हमें फ्रीक्वेंटली हमारी जो अकाउंटिंग मेथड्स है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली मेथड को चेंज करते जाते हैं तो हमारे एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसलिए जो अकाउंटिंग मेथड्स या प्रैक्टिसेस हमने एक बार स्टार्ट की है उसे हमें क्या करना चाहिए, लंबे समय तक कंटिन्यू में रखना चाहिए, जिससे जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा है कि जो कंसिस्टेंसी है वो कभी भी छूटनी नहीं चाहिए अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज करते समय। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे आप इन्फ्लेटिंग या डिफ्लेक्टिंग कर रहे हो, फिगर्स को चेंज करते जा रहे हो, आपके मेथड्स चेंज करते जा रहे हो, तो इसके कारण क्या होगा, जो आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे डिसीजन मेकिंग में क्या होगी, प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा लास्ट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी का। तो मटेरियलिटी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो ट्रांजैक्शन जिसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या होगा, कम होगा, या जिस ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस कम होगी उसकी आपको इंडिविजुअल एंट्री ना करके आप उसे एक पर्टिकुलर हेड के अंदर एंट्री कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हो गया। अब जैसे अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे पेन, रबर, शॉर्पनर, पेपर, अब इसके लिए आपको स्पेशल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, स्टेशनरी के हेड में उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह आपने क्या किया, वो आइटम जिसका सिग्निफिकेंस कम होगा उसको आप लोग क्या कर देंगे, पर्टिकुलर हेड में क्या कर देंगे, उसकी एंट्री कर देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन के कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती थी उसे हम लोग क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। जो पीटी कैशबुक का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं जो डिराइव किया गया है वो मटेरियलिटी प्रिंसिपल से डिराइव किया होता है, कि जो स्मॉल सिग्निफिकेंस के ट्रांजैक्शन है उसे हम लोग क्या करें, एक पीटी कैशबुक में एंट्री कर दें, जिससे जो अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो स्मूथली आगे बढ़ सके। अब देखिए जो मटेरियलिटी होती है वो डिपेंड कितनी चीजों पे करेगी, तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अमाउंट सिग्निफिकेंस रखता हो, किसी और के लिए हो सकता है कि ये अमाउंट सिग्निफिकेंस नहीं रखता हो। पर्पस, किस पर्पस के लिए हम लोग वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर इसके बाद कितना अमाउंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स खत्म हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।